और बोलते ना जब एक टीम मिलती है और क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही काम बन होता जाता है। है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा था कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कैसा होगा क्या होगा, ऐसा दिमाग में आया। बट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कूल में अच्छा, वो बच्चा पढ़ रहा है कि मैं एज अ डायरेक्टर मतलब अपने वालिद साहब को डायरेक्शन दिया। पीछे पीछे बेंच पे बैठता था, पीछे से अव्वल था मैं, लास्ट बेंचर। लास्ट बेंचर। एक्टिंग या डायरेक्शन, इसमें से दोनों में से मैं ज़्यादा किसके ऊपर बेस्ट हूँ। अजीब सा काम हुआ है मतलब लाइफ में, नहीं वाकई में बहुत बहुत अच्छा डेंजर वाला काम हुआ है लाइफ में। मतलब इतना प्रेशर, इतना बर्डन और हर चीज़, मतलब वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। अब मैं उनको तो चिल्ला नहीं सकता था कि यार अब्बा, तो उनको चिल्ला, अरे अब्बा ऐसा नहीं, एक दो बार निकला। फिर बोला अरे अब्बा को चिल्ला नहीं सकता हूँ मैं तो बेटा हूँ ना। तो 30 सेकंड में 15 सेकंड में फट फट रोल करो। क्लाइमेक्स का मतलब तो बहुत टाइम है अभी। फिल्म स्टार्ट होने भी बहुत हाँ, वक्त अभी है। फिल्म पिक्चर अभी बाकी है। आप अपने आप को पहचानो सबसे पहले तो, कि आपके अंदर बेस्ट क्या है। बट फिर ऐसा लगा कि नहीं यार ये छोटा काम नहीं रहा, धीरे 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 जब चला कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। मेरी गलती होगी कि मैं लेट शुरू किया। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस मंच पर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वह है मिस्टर अनवर शेख उर्फ बबलू भाई, जिसे हमारी मॉलीवुड बबलू भाई के नाम से जानती हैं। बबलू भाई जो है हमारे मालेगांव शहर के बहुत ही जाने माने सिंगर मरहूम शेख नज़ीर साहब के साहबजादे हैं और शुरू से ही आर्ट से जुड़े रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो बबलू भाई ने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में आने की सबसे पहले करण अर्जुन से। करण अर्जुन फिल्म बनी थी जिसका जो कि ओरिजिनल करण अर्जुन फिल्म का रीमेक थी, जो कि मालेगांव के स्टाइल में बनी थी और उसमें उन्होंने शाहरुख खान का रोल किया था। और वहाँ से फिर वो जो उनका शौक़ बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहले मालेगांव की एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई गड़बड़ घोटाला, जिसमें आसिफ अलबेला और बॉलीवुड इंडस्ट्री के हेमंत बिरजे साहब ने काम किया था। और फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट रही थी और बहुत अच्छा और कामयाब उसने बिजनेस भी काफ़ी किया था। उसके बाद बबलू भाई का सफ़र वहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने उसके बाद रिसॉर्ट जैसी एक हॉरर और बेहतरीन मूवी बनाई और उसमें अपने आप को साबित किया कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। दोनों ही फिल्मों ने उनको एक अलग मुकाम दिया मालेगांव शहर में। और अभी उसके बाद जब यूट्यूब का दौर आया तो फिर बबलू भाई ने शुरुआत की पागल खाना, खानदेश का पागल खाना से, और उसमें भी आसिफ अलबेला मेन लीड में थे और वो टाइटल भी उनका बहुत सुपर डुपर हिट रहा। तो आज जानेंगे उनके इस सफ़र के यहाँ तक की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। तो आइए मिलते हैं बबलू भाई यानी कि अनवर शेख साहब से। तो बबलू भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। काफ़ी लोगों की फरमाइश, मेरे को अभी भी कमेंट्स वगैरह आते रहते, बबलू भाई को बुलाओ, इसको बुलाओ। मतलब भाई सब आएंगे, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। तो बबलू भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। यू वेलकम डियर। ये तो अपना स्टूडियो है और इसमें मैं चाहता था कि अपने जितने भी टैलेंट है हमारे शहर के, चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, दुनिया के सामने आना ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ जो हमारी बन रही है, ये समझ लो कि ज़िंदगी भर के लिए एक रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड होता है। आने वाली नस्लें जब इस पर रिसर्च करेगी बेशक, तो उनको ये सारी चीज़ें रेडीमेड मिलेगी। जिस कैरेक्टर की, जिस शख्सियत के बारे में भी वो लिखेंगे, वो उनको उनकी ज़बानी जो कहे गए अल्फाज ही लिखेंगे उसमें। तो बबलू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरुआत करते हैं जैसे कि मैं सभी से ऐसी शुरुआत करता कि बचपन के दिन हालात कैसे थे, वालिदैन क्या किया करते थे, और तालीम कहाँ तक हासिल की, कौन से स्कूल से शुरुआत की तालीम की? स्कूल का तो हमारा बचपन से मतलब मालेगांव में एक PES इंग्लिश स्कूल है। कौन सा? PES इंग्लिश स्कूल है। PES। हाँ, उस वक्त मतलब मालेगांव में इकलौती एक वही स्कूल थी। और उस वक्त मतलब ऐसा था कि अगर उस स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा शहर छोटा था, वहाँ पे इतना सारी स्कूल्स वगैरह थी बट इंग्लिश स्कूल नहीं थी। ओके। और उस दौर की वो सबसे बेस्ट स्कूल की थी। इसकी वजह ये थी कि वहाँ के टीचर्स एक नंबर के थे, वहाँ की पढ़ाई एक नंबर थी, एकदम कॉन्वेंट लेवल पे थी। तो बहुत अच्छी मतलब एजुकेशन रहा बचपन से। मतलब एक अच्छी माहौल में, अच्छी पूरा मतलब जितने ग्रुप जो साथ में स्कूल मेट्स थे, सब क्लासमेट, और इवन ख़ास तौर पे हमारी टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने इतनी अच्छे से हमको मतलब तालीम और तरबियत दी कि आज तक के मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे काम ही आ रही। बिल्कुल। तो बस इसी रहा। उसके बाद फिर तो उसमें वो SES स्कूल में कितने कहाँ तक के मतलब पढ़ाई की थी? तब अब तो 12th तक के हो गई, तब मैं था तब 10th स्टैंडर्ड तक के थे। ओके। फिर उसके बाद MSG कॉलेज है, फिर वहाँ पे 11th 12th वहाँ पे किए। ओके। हाँ, फिर तो बचपन के हालात कैसे थे बबलू, उसके बारे में बताओ ज़रा कि अब अब्बा क्या किया करते थे और कैसे हालात थे उस वक्त?
अब्बा एक्चुअली ओरिजिनल में पेंटर थे, वो बहुत अच्छे पेंटर थे। प्लस साथ ही साथ उनको भी मतलब ये फिल्म का इसका बहुत शौक था, इसलिए इस फील्ड से थे। आर्ट डायरेक्टर, बॉम्बे में भी काफ़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने एज आर्ट डायरेक्टर। अच्छा, प्लस एक उस वक्त के एक शेट्टी होते थे एक्शन डायरेक्टर, उनके भी असिस्टेंट रहे। काफ़ी फिल्मों में मतलब एक्शन के लिए भी उन्होंने काम किया, छोटे मोटे कैरेक्टर रोल भी की। बट ऐसा रहा कि उनको फिर घर के हालात की वजह से उनको इधर बुला लिया गया, तो उनको इंडस्ट्री छोड़ के आना पड़ी। फिर यहीं पे आए, फिर वो यहीं पे अपना पेंटिंग का बिजनेस करते थे। बट उनको इस लाइन से ज़्यादा इंटरेस्ट था फिल्मों से, और वो एक बहुत अच्छे सिंगर भी थे। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने अपना खुद का एक म्यूज़िक ग्रुप चालू किया, मिली ऑर्केस्ट्रा। हाँ, मिली ऑर्केस्ट्रा। हाँ जी, तो वो चालू किया और उसी के अंदर फिर मिली ऑर्केस्ट्रा। फिर उसके बाद हमारी एक उस वक्त कैसेट का रिकॉर्डिंग का चलता था, कैसेट रिकॉर्डिंग होती, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैसेट का रिकॉर्डिंग स्टूडियो चालू किए। तो बचपना मेरा बस उसी में गया, मतलब बचपन से गाने सुनते और पोस्टर्स देखते। तो मैं भी कहीं ना कहीं अब्बा की वजह से एक वो बोलते हैं ना, ब्लड के अंदर वो आ गया कहीं ना कहीं। तो बचपन से हर फिल्में देखने का और वो उसको जीने का, और बाद में वो फिल्म आने के बाद अपने अपने खुद ब खुद उसको कैरेक्टर बनाने का, खुद ही हीरो बनने का, खुद ही विलन भी बनने का, खुद ही फाइटिंग करने का, डायलॉग बोलने का, हर तरह से। तो बचपन से मतलब एक रहा था मतलब वो। ओके। तो बस इसी वजह से बहुत बचपना बहुत अच्छे से गया। मतलब ऊपर वाले का करम था कि अब्बा का भी सब कुछ अच्छा था, मिडिल क्लास फैमिली थी, सब अच्छी थी। तो कोई ऐसी दुख तकलीफ और की वाली कोई बात कोई नहीं हालात थी। नहीं थे मतलब। बचपन तक तो बहुत अच्छा था। बाद में आगे चल के थोड़े अप एंड डाउन सभी के आते रहते, टाइम ऊपर नीचे होते रहता है। तो वैसा ही तो हुआ। बचपन में कैसे थे आप? शरारती बहुत थे कि बहुत आज्ञाकारी, कैसे थे? नहीं, बच्चा तो शरारती रहेगा। अगर वो शरारती नहीं होगा तो बच्चा ही नहीं कहलाएगा। फिर वो बचपन से ही बड़ा होके तो मार भी कभी कहा है इसके बारे में? मार तो कौन सख्त कौन था, अम्मी थे कि अब्बू थे? नहीं, अम्मी तो नहीं थे, अब्बा ही थे। ऐसा? अब्बा भी मारते नहीं थे, डांट ही देते थे, मारते नहीं थे। मतलब बहुत कम, मतलब रेयर। वो जब हरकतें मतलब कुछ अपनी बोलते ना, जब हद पार हो जाती थी जब गुस्सा आता तब मार खाते थे। ओके ओके। खासतौर पे स्कूल की बंक मार के नदी में जाने का, स्विमिंग सीखने का, उसमें करना। एक दो बार डूबते डूबते भी बचा। अच्छा। जब पता चला तो फिर ऐसी हरकत पे तो मार भी खाना लाजमी है। तो ऐसे टाइम पे मार खाए। और स्कूल में क्या पोजीशन थी बबलू भाई? जब छोटे थे तो स्कूल में क्या पोजीशन थी? वहाँ पढ़ाई में अच्छे थे कि वहाँ पे भी ये सब शरारतों का ही दौर चलता था? नहीं, स्कूल में तो मैं पढ़ाई में तो एकदम मतलब अव्वल था। ऐसा? हाँ, एकदम पीछे से। ऐसा क्या? पीछे बेंच पे बैठता था, पीछे से अव्वल था मैं। लास्ट बेंचर? लास्ट बेंचर। और आपको पता है कि लास्ट बेंचर जो होते वो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं होते। बट हाँ, इतना है कि लास्ट बेंचर जो होते हैं वो दूसरी फील्डों में बहुत आगे रहते हैं। आगे होते हैं। तो उस वक्त का कोई किस्सा, स्कूल के दौर का शरारतों का कोई किस्सा याद है? शरारत तो बहुत ज़्यादा थी स्कूल में। मतलब कोई मतलब ये नहीं था। हमारा एक ग्रुप था और कुछ उसमें हमारे कुछ 10 से 12 लड़के लड़कियां थे हम लोग। अच्छा। जो एक हमारे एकदम मतलब फेवरेट सब थे, मतलब पक्के दोस्त थे। हाँ, सब पक्के दोस्त थे। तो उसमें ऐसी ऐसी शरारतें होती थी, अब बोल भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी हो जाती थी उस वक्त के दौर में, हो जाता था तो चलता था। बट मार बहुत खाते ऐसा। हाँ, उस दौर में ये कि अगर ये इंटरव्यू कभी मेरे टीचर्स लोग देखे आज तो शायद अब मारेंगे पकड़ के मुझे। ऐसा? हाँ, पहले ऐसा होता था कि जो बोलते हैं ना, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो टीचर उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा देते कि चल तू ये नहीं कर रहा तो वो कर, ये कर। तो हमको टीचर्स थे हमारे, तो हम उनको बोलते सर आपके घर से टिफ़िन लाने का क्या हम जाते, क्योंकि बंक करना रहता था क्लासेस। तो टीचर लोग, हमको 3-4 लड़के थे, उनको बोलते जाओ आधे घंटे में फटाफट आ जाओ, अभी ब्रेक है, रिसेस है, तो हमारा टिफ़िन लेकर आ जाओ। तो हम लोग जाते थे। तो हम 3-4 फ्रेंड अलग अलग थे कि ये सर के इधर तू जाएगा, वो सर के इधर तू जाएगा, वो सर के इधर तू जाएगा। हम लोग तीनों सब जो अपनी अपनी साइकिल लेके जाते थे, और सबका रहता कि आने के बाद यहाँ पे मॉन थिएटर थी पीछे, उसके वहाँ पे बैठते थे। वहाँ पे उधर आने के बाद सब लोग मिलते, लाया हाँ फिर देख तो उसमें क्या बने ले, इसमें क्या बने। सबके टीचर इसमें से एक रोटी निकाल ले, इसमें से थोड़ा चावल निकाल ले, इसमें से कुछ सब्जी निकाल ले, ऐसा कुछ करके पहले अपना पेट पूरा कर लेते। और कभी अगर लगा कि यार इसमें तो यार वो ग्रेवी कम लग रही है यार, सर मालूम पड़ेगा, बोले रुकना, फिर पानी थोड़ा मिला के उसको हिला देते थे और जा देते। तो ऐसे बहुत सारी हरकतें करते थे। और अपने अंजुम मिस थे जो वो स्कूल में, तो वो उनका क्या इष्ट, उनकी काफ़ी मतलब मैंने पुराने वहाँ के स्टूडेंट से जब मिलते हैं ना हम लोग कभी, तो उनकी बड़ी तारीफ़ करते। तो उनमें क्या ऐसी खास बात क्या थी अंजुम मिस में? अंजुम मिस बोले तो ऐसा है क्या, विदाउट अंजुम मिस के वो शायद वो पीएस स्कूल भी नहीं रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कूल की नींव डालने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मतलब वो जब स्कूल बनी थी तो वो स्कूल अपने यहाँ के जो राजा बहादुर थे उन्होंने स्टार्ट किया था।
तो अंजुम मिस को उन्होंने ही लाया था यहाँ पे, मतलब तो और उन्होंने ही मिलके, मतलब पहले शुरुआत में छोटी सी स्कूल थी, 2-3 क्लास थी, फिर बाद में उनकी मेहनत से फिर अदर टीचर्स भी बढ़ते गए, ऐसे धीरे धीरे धीरे, तो आज वो एक मतलब बहुत बड़ा स्कूल रहा है। और उनकी जो अंजुम मिस की जो थी, उनको मिस तो अभी सभी बोलते हैं, लेकिन मैं मम्मी बोलता हूँ हमेशा उनको, क्योंकि मेरी नानी भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी जो, वो खुद मतलब कैथलिक थे, तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई पूरे मतलब कॉन्वेंट के थे, और उनसे अच्छी इंग्लिश शायद ही मतलब आज तक मैंने किसी से सुना हूँ। हाँ। और उनकी पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब उनके पास मतलब जो भी बच्चा, आप अंजुम मिस का नाम ले लो, PES का जो भी बच्चा है, वो बोलेगा कि अंजुम मिस इज़ अ वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। अल्लाह उनकी मगफरत करे आज। तो बबलू भाई, फिर अचानक ये फिल्मों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? फिल्मों की तरफ रुझान तो मतलब वो पैदाइशी था, वो मतलब बचपन में ऐसी था, जो मैं बताया आपको कि फिल्में देखते थे और आने के बाद अपने आप तस्वुर करना और अपनी खुद ही फिल्में बनाना, उसमें एक बचपन से एक शौक था। मुझे और किडू, हम दोनों वो करते थे। अच्छा। कि पहले आपको बताऊँ, इतने इतने छोटे छोटे फोटो आते थे, हर फिल्मों के पोस्टर्स आते थे, अलग अलग आते थे, कोई ऐसा खड़ा है, कोई फिल्मों का नाम लिखा रहे, तो हम लोग फिल्मों के नाम काट देते थे, हीरो का फोटो, हीरोइन के फोटो ऐसा रखते थे, और इतनी सारी गड्डी जमा कर लेते थे, और उसको अपने हिसाब से मतलब कर लेते थे। और वो सब करने के बाद फिर एक एक उसको लगा देते, और जो गली के इसके हमारे जो फ्रेंड लोग रहते थे, उनको जमा करते थे, उनको बोलते चलो तुमको पिक्चर दिखाते हैं। फिर वो पिक्चर दिखाने के बाद फिर वो रखते थे, बोलते थे कभी पिक्चर पहला नाम रख देते थे, ये आ गया टाइटल, ये पिक्चर का नाम ये, अच्छा फिर पीछे डाल देते, उसको हटा देते। हाँ, फिर ये आया, ये देखिए विलन आ रहा है, ये हीरो है, ये सब बता दिया। अब हीरो का पोस्टर आया, कुत्ते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, विलन बोल रहा अरे मैं तो तेरे को मार डालूंगा। फिर उधर से हीरोइन कहा नहीं मुझे बचाओ, अरे नहीं तू टेंशन में ले डार्लिंग, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। और वो विलन बोलता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अरे देख ऐसा ऐसा करने के बाद वो एक 5-10 मिनट की पिक्चर, और फटाफट हम लोग वो अच्छा हाँ, हटाते रहते थे, नरेट करते थे स्टोरी खुद ही, मतलब डबिंग भी खुद, म्यूजिक भी, बीच में एक्शन होते, वो सब चलते रहता था। यानी हाँ, ये कीड़ा पहले से, हाँ, वो पहले से बचपन से मैं और किडू अक्सर यही करते थे। तो करते करने में फिर वो धीरे धीरे होते गया, तो वो रहा। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर समझ में आया कि नहीं ये फिल्में उल्में सब ये मतलब। फिर ये करण अर्जुन जो फिल्म बनाए थे, इसका जहन में कैसे आया, कैसे ख्याल आया कि यार फिल्म बनाना चाहिए करण अर्जुन? ये अचानक में ऐसा हुआ कि अपना मालेगांव की शोले, हाँ, आप लोगों ने बनाए थे, नासिर भाई आप लोग उसमें आप लोगों ने बनाए थे, तो एक बोलते ना इंस्पिरेशन मिला कि यार अपनी गांव में एक फिल्म बनी है, तो अपन भी ट्राई करते हैं, हम भी कर सकते हैं अभी। और आप लोग, हम जानते थे सबको, तो यार अपने ही लोगों ने बनाए, तो चलो अपन भी करते, कैसा इसको कर। बट उससे पहले तक पता नहीं था कि फिल्में कैसी बनती, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, एडिट नहीं था। बिल्कुल। जैसा फिल्मों में रील्स पे एडिट होता था, यहाँ पे VCR to VCR होता है, तो ऐसा था कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कैसा होगा क्या होगा, ऐसा दिमाग में आया। बट वो कीड़े थे कहीं ना कहीं। और ऐसा था कि पहले तो ऐसा था कि अपन बॉम्बे वाली फिल्म तो नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं, इतना सब कुछ नहीं। बट ये सोचे कि हाँ चलो अपने गांव में कम बजट में है, एक ट्राई करने में क्या है। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हमको कुछ उससे कमाना था या कुछ करना, एक शौक था, बस शौक था कि अपन भी कुछ करना है, कुछ नया कुछ करते, ट्राई करते। वो करने में फिर धीरे धीरे मैं और किटू, फिर मैं बॉम्बे में जॉब कर रहा था, बॉम्बे से मैं आया, और किटू ने बोला यार, बोले फिल्म लगी, बोले यार शोले। अच्छा, मालेगांव। हाँ, बोले वो रिलीज़ हो गई, अब बन गई, बोले रिलीज़ हो गई, अपन जाके शोले बोले देखते हैं। तो हम लोग वीडियो पार्लर में गए नासिर भाई के, वहाँ पे हम बहुत गर्दी थी, और वो टिकट भर्ती के टाइम पे लाइन में लगे थे हम। और मेरे पास, मैं बॉम्बे से आया था, 400-500 रुपये जेब में थे, उसमें मेरा पर्स किसी ने मार दिया। ओहो। वो पिक्चर देख के, पूरी पिक्चर में सब लोग हंस रहे थे, मैं अकेला नहीं हंस रहा था, मैं मुंह लटका के बैठा। किटू बोले हाँ हंसना, अभी मतलब क्या हंसू, तेरे 500 जाते थे, तेरे को सब हंसी निकलती क्या। तो ऐसा हुआ। फिर बाद में निकले तो फिर नासिर भाई मिले, बोले कैसी लगी पिक्चर। मतलब भाई मेरे को 500 रुपये दे दो तुम, फिर मैं बोलूँगा कैसी लगी, 500 नहीं मिलेंगे जब तक कि नहीं। फिर ऐसा हुआ तो किटू बोले यार, मतलब ऐसे ही मैंने किटू को बोला किटू 500 यहाँ गए ना, यहीं से निकालेंगे। अच्छा। बोले कैसे, बोला देख निकालेंगे कहीं। वो इसी मुंह से निकल गया था, बट वो हुआ फिर बाद में ऐसा। तो मैं जब बॉम्बे से आया तो किटू बोला यार अपने को भी सोच रहा है यार बबलू अपन पिक्चर बनाते हैं। मैं बोला कहाँ से बनाएंगे किटू, नहीं है ऐसा। अरे बोले करते ना ऐसा वैसा। फिर किटू बोले यार मेरे अपने साथ ये, मतलब अपने को ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं, कौन करें। बोले ये है वो है, 2-4 लोगों का नाम लिए, उनके पास गए खुशी खुशी कि यार हम लोग फिल्म बनाने का सोचे। तो पहले तो उन्होंने कुछ लोग थे बोले यार तुम सोच कैसे सकते कि तुम फिल्म बना सकते। अच्छा।
मैं तभी कीटू को बोला, देख मैं बोल रहा था ना मत कर, बट वो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब तीख दिला दिया कि मतलब तुम सोच कैसे सकते कि तुम फिल्म बना सकते हो। वो मुझे एकदम खटका दिमाग में। वहाँ से निकला, कीटू को बोला कीटू अब फिल्म तो अपन ही बनाएंगे भाई, अब विदाउट किसी की हेल्प के अपन ही फिल्म बनाएंगे। उस वक्त कुछ नहीं मालूम था। फिर मैं और कीटू पेन डायरी लिए स्क्रिप्ट लिखने लग गए, जो भी अपना था डायलॉग वगैरह जो भी स्पूफ कर रहे थे करण अर्जुन का। अच्छा। तो फिर वो शुरू कर दिए। तो जैसा जैसा मेकिंग वेकिंग धीरे 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 धीरे, कुछ मालूमात नहीं थी बट आइडिया लेते गए, अपने जो बचपन से नॉलेज में मतलब था अपने पास, उसी को यूज़ करते गए कि क्या अच्छा हो सके कि नहीं। और बोलते ना जब एक टीम मिलती है और क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही काम बन होता जाता है। है, बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर मैं था, कीटू था, अपना आसिम भैया अल्लाह उसकी मगफरत करे, अब वो तो रहा नहीं, हमारा बड़ा भाई। हम तीनों ने बहुत मेहनत करके वो पूरी फिल्म, और उसके साथ जो उसको हमारी मदद किया था हमारा दोस्त अतुल दुसानी। अतुल, हाँ, अतुल ने बेचारे ने पूरा फाइनेंस किया था पूरा। बहुत उस वक्त की मतलब ऐसा था कि बड़े महंगे बजट की फिल्म, बड़े बजट मतलब वैसे उस वक्त की 4 फिल्में बन सकती थी हमारी, इतने बड़े बजट की फिल्म बनाया। और माशाल्लाह जब बनी, रिलीज हुई तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। शाहरुख खान का रोल तुमने करने की कैसे सोचे? अरे वो कीटू ने ज़बरदस्ती करवाया, मैं उसको बोल रहा था नहीं। हम लोग आखिरी तक के शूट के एक दिन पहले तक के शाहरुख खान का कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस ले रहे थे। अच्छा। और कीटू फर्स्ट डे से बोलता नहीं करेगा तो तू ही करेगा, तेरे से अच्छा कोई नहीं करे। मैं बोलता नहीं यार, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, शाहरुख का करने के लिए एक वैसा आवाज़ निकालना चाहिए, वैसा लुक चाहिए। बोलता नहीं तू कर लेगा, तेरे अंदर है कुछ तो भी। वो मेरे को चढ़ाता था, मैं बोलता नहीं रे नहीं ऐसा। फिर वो हम लोग दोनों मस्ती मजाक में हाँ नहीं। फिर भी मैं कीटू को बोलता देख अपन बना रहे फिल्म, लेकिन एक कोई शाहरुख का लुक लाइक कोई लाते। हाँ। बट बहुत ढूंढे हमने, वो टाइम पे मिला नहीं। फिर आखिर में कीटू ने बोला अब तू ही कर ले। तो मैंने कीटू को भी बोला, मतलब चल अभी ट्रायल के हिसाब से कर लेते अपन, एक आध दिन कर लेते, अगर कोई मिल गया तो हाँ, कोई मिल गया तो बीच में और एक दिन का शूट कर लेंगे। बोले हाँ, लेकिन उसने पहले से दिमाग में था उसके कि नहीं तू ही करेंगे। तो जबरदस्ती मार। क्या तजुर्बा रहा था बबलू? तजुर्बा तो अच्छा रहा, वो टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं थोड़ा मतलब मैं हमेशा ना कैमरे के सामने हमेशा शाय रहा हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा था कि यार मैं इतना अच्छा नहीं उसके अंदर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस मुझे इतना नहीं आया एज अ एक्टर में। और मुझे हमेशा ऐसा था कि मेकर ज़्यादा बेटर लगता था। मतलब मैंने एक चीज़ नोट किया और हमेशा वही करता हूँ कि जो मुझ में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है मैं पूरा फोकस उस पर देना चाहता हूँ। अगर इंसान 4-5 चीज़ों पे फोकस डाल दिया इधर भी उधर भी तो फोकस भटक जाता है। इसके लिए मेरे को लगा कि एक्टिंग या डायरेक्शन, इसमें से दोनों में से मैं ज़्यादा किसके ऊपर बेस्ट हूँ। तो मुझे लगा कि मैं शायद डायरेक्शन में, मेकिंग में ज़्यादा बेस्ट हूँ। और तो इसीलिए मैं ये करता हूँ। इसलिए आज भी मैं जितने भी अपने काम करता हूँ तो पूरी दिल लगा के और ईमानदारी से पूरा काम करता हूँ, क्योंकि पूरा फोकस क्योंकि मेरे एक ही है कि मेकर हैं बराबर। तो वो बस मुझे मेकर ही बनना था। इसके लिए मैं एक्टिंग को थोड़ा छोड़ दिया और मेकिंग पे पूरा फोकस। अच्छा, डायरेक्शन पे फिर ध्यान देने लगे। तो फिर वो करण अर्जुन बनने के बाद फिर काफ़ी लंबे अरसे तक के कोई काम सामने आया नहीं था। फिर उसके बाद अचानक से गड़बड़ घोटाला फिल्म में शुरू किए थे, तो उसका ख्याल कैसे जहन में आया था और किस तरह से मतलब शुरुआत हुई थी? एक्चुअली करण अर्जुन बनाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त तो मतलब इतना मतलब हमको फिल्मों का इतना मतलब वो नहीं था, आमदनी नहीं थी। मतलब बस शौकिया बना लेते थे अपने हिसाब से, बट इनकम नहीं थी। अब बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियाँ थी घर की, सब कुछ। तो मैं यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो गया, वहाँ पे जॉब वगैरह पहले भी कर रहा था, फिर वहीं पे पूरा फोकस दिया क्योंकि ऐसा लगा कि इसमें अपन 2 साल वेस्ट कर दिए बट हासिल कुछ नहीं हुआ। मतलब नाम, इज्जत, शोहरत मिली ठीक है, बट वो हमेशा के लिए नहीं रहती। घर चलाने के लिए कुछ चाहिए। मतलब अब मैं घर में बड़ा था तो मेरे पीछे जिम्मेदारी थी, माँ थी, बहनें थी, भाई था छोटा, सब थे, अपना खुद का भी था। तो हिसाब से फिर बॉम्बे में जॉब वॉब करने लगा। फिर वहाँ पे जॉब बॉम्बे में कितने साल जॉब किए थे बबलू? जो बॉम्बे में मैंने ऑलमोस्ट मतलब 7 से 8 साल किया हूँ। अच्छा, वहाँ क्या जॉब था मतलब बॉम्बे में? बॉम्बे में तो मैं शुरुआत तो ऑफिस बॉय से किया था। अच्छा। फिर करते करते फिर सेल्स में चला गया, शोरूम्स के शोरूम में कपड़ों का ये किया। फिर बाद में नया क्रेडिट कार्ड निकले थे तब वो टाइम पे, क्रेडिट कार्ड, फिर बैंक के प्रोडक्ट्स, ऐसा करते फिर टाटा का फ़ोन निकला पहली बार, तो टाटा के फ़ोन के अंदर मार्केटिंग, ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे फिर फर्नीचर्स, फिर इंटीरियर, फिर करने में धीरे धीरे फिर बॉम्बे से काम करते करते मैं दुबई चला गया। दुबई की एक अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा। तो दुबई चला गया। ओके। फिर दुबई गया तो फिर वहीं पे था, 4-5 साल दुबई में रहा, फिर वहीं पे काम किया। बट ऐसा हो गया लाइफ में, मतलब काम कर रहा था बट काम पूरी ज़िंदगी ऐसा लगा कि बस यार जो भी जॉब पे जा रहा था इंतज़ार ये रहता था कि यार महीना ख़त्म हो, जल्दी से सैलरी आ जाए।
कभी जॉब इंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा था कि बस मजबूरी में काम कर रहा था। मतलब ऐसा बस उठना है, जाना है, ये वो सिर्फ मकसद ये था कि एंड ऑफ द मंथ सैलरी आ जाए जिससे अपना घर परिवार चले। बट कभी ऐसा दिल से नहीं कर रहा था मैं जॉब, क्योंकि हमेशा मेरे अंदर जो पैशन और ये रहा, तो हमेशा ये फिल्में और ये आर्ट लाइन ही रहा। तो मैं कभी मतलब वो, क्योंकि मैंने देखा था करण अर्जुन में पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन दिन रात एक कर दिए थे हमने, क्योंकि वो अपना पैशन था। तो जब मैं जॉब करते करते ये हुआ, फिर दुबई में मेरी वाइफ बच्ची वहीं पे थे, उनको भी मतलब फिर बोला कि उनको यहाँ भेज दिया कि तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ। फिर इधर आने के बाद फिर एक था कि आने के बाद इधर कुछ करेंगे बिजनेस भी, और साथ में एटलीस्ट यहाँ रहेंगे तो अपना कुछ इस फील्ड से भी हम कुछ ना कुछ जुड़े रहे, कुछ करेंगे, छोटी छोटी कुछ बनाते रहेंगे मतलब। फिर उधर से आए तो फिर अचानक बात चली इसी करते करते कि अब कुछ करना था। तो आसिफ भाई हम लोग बैठे थे, तो आसिफ भाई भी वो टाइम पे बोले कि चलो कुछ तू आया है तो चल कुछ करते हैं अपन। मेरा भी था कुछ ना कुछ करने, तो हम दोनों मिले, फिर वसीम अंजुम, मैं, आसिफ भाई, हम तीनों ने डिसाइड किए। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आ गया हमारे पास, मालेगांव में गड़बड़ घोटाला। हाँ, बहुत अच्छा था वो कैरेक्टर, वो फिल्म किए, और मतलब पहली मालेगांव की ऐसी फिल्म रही कि जो ऑल ओवर हमने बिल्कुल सब जगह रिलीज की, और हमारे अच्छा लिए बहुत बड़ी फख्र की बात रही पूरे मालेगांव वालों के लिए कि हमने ऐसी फिल्म बनाई जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज की हमने। बिल्कुल। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मालेगांव में। तो काफ़ी दिन ब्लैक चल रहा, मतलब ब्लैक होना बंद हो गया था, लेकिन वो फिल्म से फिर शुरुआत हो गई कि 2-2 हफ्ता ब्लैक चला। हमने मल्टीप्लेक्स में भी लगाए, बॉम्बे के भी कुछ आर्टिस्टों को लिए, प्लस यहाँ के आर्टिस्ट, तो वो बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ से फिर ऐसा हुआ कि नहीं अब करना है, फिर वहाँ से फिर इसी में भी लगे जब से। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से रिसॉर्ट बनी थी ना फिल्म, रिसॉर्ट बने। तो उसका कैसे क्या जहन में आया था, वो प्रोग्राम कैसे बना था कि ये फिल्म करनी चाहिए? रिसॉर्ट का ऐसा था कि गड़बड़ घोटाला होने के बाद ऐसा था कि अब नेक्स्ट कुछ करना है, तो करना। और एक्चुअली गड़बड़ के पहले मेरे जहन में एक स्क्रिप्ट आई थी कि हॉरर कुछ करने का, ऐसा इंटरेस्ट था, हॉरर कुछ बनाऊं। बट वो हो गया कि फिर गड़बड़ घोटाला का प्लान हो गया, तो वो हॉरर का साइड में रख दिए। फिर वो ख़त्म हुआ, तो हमेशा अपने फिर कुछ अपने दोस्त लोग हैं, तो वो हमेशा बोलते थे ये करते, ये बना लेते, अगले साल बनाते। जैसा आपको मालूम है, ख़ास तौर पे हर रमज़ान में हमारा प्लान बनता था जब खाली बैठे रहते थे। तो अभी हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो बोलते थे ये रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शूटिंग चालू कर दे, इसके बाद शूटिंग चालू कर दे। तो करने में फिर हुआ, फिर वही फिर मैं, इम्तियाज़ भाई, अपने शकील भारती साहब, हम तीनों और फरहान दिल, हम चारों बैठ के फिर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करे हमने रिसॉर्ट की ना। हाँ, रिसॉर्ट की। फिर वो स्क्रिप्ट लिखे काफ़ी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो गई। फिर बाद में ऐसा हुआ उसको करना नहीं करना करते करते आखिर में कर दिए। और रिसॉर्ट का तो ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो अजीब सा काम हुआ है, मतलब लाइफ में। नहीं, वाकई में बहुत डेंजर वाला काम हुआ है लाइफ में, मतलब इतना प्रेशर, इतना बर्डन और हर चीज़। और आप तो उसके खुद आप पार्ट रहे हो, आप बहुत अहमियत वाले, आप पूरा, आप खुद मेरे साथ शूट पे रहे, आप खुद ने VFX के सारे जो इतने अच्छे सबसे बेस्ट काम हुआ है, आप ही ने किया है वो भी सब। तो उसमें बजट कितना हुआ था बबलू, बजट क्या गया था उसका? उसको ऑलमोस्ट 20-22 लाख रुपए तक के गया था। जबकि हमने जो गड़बड़ घोटाला बनाए थे वो बहुत कम बजट में बनाए थे। वो कुछ 12 लाख के पूरे बजट में बनाए थे, और उसको ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए के करीब कलेक्शन हो गया था। हाँ। बट रिसॉर्ट का ऐसा हो गया, उसका करे लेकिन उसको ऑल ओवर रिलीज नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ टेक्निकल रीज़न आने की वजह से वो रह गया। बट मालेगांव में लगाया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पब्लिक ने बहुत अच्छा मतलब उसको सराही। और फिर उसके बाद अचानक से यूट्यूब का दौर आया अपने शहर में तो फिर खानदेश का पागल खाना, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे जहन में आया था? फिर ऐसा हुआ कि थिएटर्स का मार्केट ख़त्म हो गया, थिएटर में फिल्में लग रही थी बट कोई चल रही नहीं थी, क्योंकि पब्लिक ने जाना ही बंद कर दी थी। क्योंकि यूट्यूब आ गया तो लोगों को आसान हो गया कि यार अब मोबाइल पे हर चीज़ मिल जाती, क्यों थिएटर पे जाए। वो करने में तो यहाँ पे फिर मालेगांव में अपने यूट्यूब चैनल जो आप लोगों ने स्टार्ट किए थे, और माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा था। तो मैं पहले, मेरा ऐसा रुझान था, दिमाग में था कि नहीं यार मेरे को यूट्यूब पे नहीं जाना है। तो मैं ये था कि आप बड़ी फिल्म बनाएंगे, छोटा, मैं यूट्यूब वो टाइम पे ऐसा लगता था कि यार बहुत छोटा था, या कोई भी कर लेगा, मैं ये करूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऐसा दिमाग में आ गया था कि अपन बड़ी फिल्में करते हैं, ये छोटा काम करना ठीक नहीं लगा। बट फिर ऐसा लगा कि नहीं यार ये छोटा काम नहीं रहा, धीरे धीरे जब चला कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया,
मेरी गलती होगी कि मैं लेट शुरू किया। बिल्कुल। फिर अपनी आपकी मेरी बात हुई, फिर कि मैं अपनी बात हुई तो आपने ही वो अच्छा, कि हाँ, ठीक है कि एक प्रोड्यूसर दिया था आपने कि देखो इनको करना है बबलू भाई, आप कर लो। तो वो उससे क्या रिस्पांस मिला था? वो इन्हें उसको यूट्यूब पे अपलोड किया था हाँ, ना उसको शायद यूट्यूब पहले? पे अपलोड करे और यूट्यूब पे बहुत अच्छा चला। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर ओके। फिर यूट्यूब करते 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 फिर बहुत अच्छा हुआ। फिर 1 साल के बाद फिर ऐसे हुए कि हमारे चैनल्स भी, मतलब हमने 4 से 5 चैनल कर लिए और सभी चैनल माशाल्लाह एकदम बूम होने के। सुबह एक वीडियो डालते थे, शाम तक 1-1.5 मिलियन क्रॉस हो जा रहा। उसके बाद छोटी से कैसी क्या मुलाकात हुई थी? छोटी से ऐसा हुआ कि अभी मतलब मैं कर रहा था यूट्यूब पे स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोस वगैरह इसको लेके डाल रहा था। तो बट रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट छोटू अपना एस्टेब्लिश हो चुका था। क्रेज उसका था। तो यूट्यूब का स्टार छोटू था और छोटू का ऐसा था कि उसकी डेट्स सभी को नहीं मिल पाती थी क्योंकि 4-4 मेकर लोग थे। तो वो 8 चैनल पे काम करता। तो मैंने भी ट्राई किया कि छोटू मेरे साथ भी, मतलब मैं उसको लेके कुछ करूँ, बट उसको डेट्स ही नहीं मिलती थी, काम ही नहीं हो पाता था। तो ऐसा लगा कि अब ऐसा ही छोटू टाइप का कुछ मतलब हो कैरेक्टर। तो उस वक्त मालेगांव में काफ़ी डुप्लीकेट्स आ रहे थे बट उनके भी कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो मुझे लगा छोटू से कुछ हट के लाओ तो शायद कुछ चलेगा। अगर सिमिलर छोटू अगर लाएंगे तो नहीं होगा, डुप्लीकेट ही रहेगा। कुछ नया, कुछ ओरिजिनल अपना लाओ। तो उसमें करते करते फिर आया मेरा अपना मोबिन और में हम लोग ये करते थे। तो हमारे एक दोस्त था, उसने फ़ोटो भेजते रहता था, वो अतुल दबंग। अच्छा। तो वो, और तो उसने भेजा, फिर मोबिन और हम लोग ने फ़ोटोज़ देखे, फिर ये करे तो ऐसा डिसाइड करे कि यार ये लग रही है बंदी में, मतलब थोड़ा लुक वाइज अच्छा है इसको ट्राई करते हैं। तो फिर उन लोग को उसको बुलाए, फिर हमने स्टार्ट किए और धीरे धीरे कुछ मतलब उसका डालना स्टार्ट करे जो भी मतलब बना के धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ने लगा। तो ऐसा लगा कि हाँ, तो फिर उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू करें। फिर होते होते एक वक्त आया कि अचानक मतलब एक वीडियो डाले, वो एक ही दिन में मिलियन चला गया। फिर वहाँ से फिर मतलब कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद उसका मार्केट एकदम अच्छा हो गया। फिर हर वीडियो मिलियंस में जाने लगे। तो तब से अब तक के वही छोटी के साथ काम कर रहे हैं। तो इतनी लंबी जर्नी में बबलू है, यानी अभी तक तो बहुत सारे दोस्त अहबाब मिले, तो अभी तक की जर्नी में तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त या तुम्हारे सबसे अच्छे हमदर्द कौन लोग रहे? मेरे तो बहुत लिमिटेड ही दोस्त है, बट 5-6 लोग हैं जो मतलब हमेशा अच्छे रहे। सबसे पहले कीटू अपना आसिम भैया था जो चला गया, वो है। मोबिन है, अपने इम्तियाज़ भाई है, आप हो, इमरान है अपना। ये मतलब हमेशा मतलब बैकबोन रहे हमेशा मेरे, मतलब सपोर्ट पे लिए हमेशा, मतलब शाना बशाना हमेशा खड़े रहे। कभी भी मेरे को कभी भी कुछ अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या जो भी, बस मैं यही 4 से 5 लोगों में ही शेयर करता हूँ और इन्हीं से सपोर्ट जो भी मिलता है वही करता हूँ। मॉरल सपोर्ट बोलो, मेंटली सपोर्ट, जो भी है। बस ये अपना हम जो रोज़ उठते बैठते, अब कोई बता, हम वही गिनती के 3-4 ही लोग सही बात साथ में होते हैं। बाकी वैसे तो हर दोस्त अपनी जगह सब है, लेकिन बहुत सब अच्छे अपने दोस्त कहीं ना कहीं मसरूफ सब। है हाँ, सब लोग। बट हम लोग साथ में रोज उठते Daily बैठते मिलना हैं, डेली मिलना जुलना है, वो हिसाब से हम आज ज़्यादा करीब है। तो बबलू भाई, इतनी लंबी लाइफ जर्नी में सबसे खुशियों भरा दिन कौन सा था आपकी लाइफ में? ऐसे तो बहुत सारे थे। सबसे पहला खुशियों का पल तो सर जब मेरी बेटी जीनत पैदा हुई थी। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम उसको जब हाथ में लिया था, तो वो बोलते ना लाइफ का एक अलग लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। Definitely, कि अपना बच्चा, अपनी बेटी पहली, और मुझे पहले से था कि बेटी चाहिए मुझे, और वो बेटी हुई। अच्छा। तो वो पल मतलब वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। और सेकंड जो है कि मैं एज अ डायरेक्टर मतलब अपने वालिद साहब को डायरेक्शन दिया उनको गड़बड़ घोटाला में। तो वो पल बहुत एक खुशी का पल था कि यार मैं फ़ख्र महसूस कर रहा था उस दिन, और उनको भी फ़ख्र हो रहा था कि आज मेरा बेटा डायरेक्शन दे रहा है। तो वो उस चीज़ थी। कुछ शूट के ऊपर हो जाता था थोड़ा 19-20 के, वो उनसे थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा कुछ हो गया, डायलॉग मुझे जैसा डायरेक्टर को ये ऐसा चाहिए डायलॉग, और उसमें थोड़ा गलत हो जाता था। तो अभी डायरेक्टर चिल्लाता है ना, अरे यार ऐसा बोल, अरे यार वैसा बोल। अब मैं उनको तो चिल्ला नहीं सकता था कि यार अब्बा, तो उनको चिल्ला, अरे अब्बा ऐसा नहीं, 1-2 बार निकला। फिर बोला, अरे अब्बा को चिल्ला नहीं सकता हूँ मैं तो बेटा हूँ ना। तो फिर मैं, उनका कैरेक्टर था मामा का। अच्छा। तो फिर मैं उनको, अरे मामा ऐसा करो, अरे मामा वैसा करो, अरे मामा ये करो, इस तरह से अब्बा को मामा बना। हाँ, अब्बा को मामा बनाती थी। तो वो लाइफ के ऐसे काफ़ी पल है, बट अभी फिलहाल तो ये 2 पल अच्छे से याद। और जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन कौन सा था? वो तो याद नहीं, लेकिन पहली बार लाइफ में सबसे खतरनाक अगर दुख मिला था, जो तकलीफ देगा था,
तो वो मेरा भाई रिजवान, उसका सडन डेथ हो गई थी अच्छा, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे मिलने मुंबई के में लिए- रहता था ना शायद? हाँ, मुंबई में रहता था। मैं उससे मिलने के लिए यहाँ से निकला, मैं ट्रेन में था, वो टाइम पे मोबाइल्स वगैरह नहीं था, और मैं खुशी खुशी में सोच रहा कि अभी मैं जाऊँगा, उससे मिलूँगा हॉस्पिटल में उसको। और मैं हमेशा जाता था, उसको कुछ ना कुछ जोक्स सुनाता था, तो मैं रास्ते भर में जोक्स याद करके, यार ना ये वाला तो सुना चुका नहीं, अभी लेटेस्ट ये वाला कुछ जोक्स बना रहा था। ऐसा सोच सोच के गया और अचानक सडनली घर के पास गया। मैं घर के पास गया तो देखा तो वहाँ पे सब थोड़ी लाइट्स ऑन दिखी, कुछ लोग रात का बहुत 3, साढ़े 3, 4 बज रहा था, और मैंने इतनी रात को लोग क्यों खड़े अचानक। वो एक बोलते ना फिल्मी सीन होता नहीं क्या, एक अचानक मतलब आप जा रहे धीरे धीरे स्लो मोशन में, सब दिख रहे, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये वो, और घर के पास वहाँ पे गर्दी, और सडनली उसकी लाश सामने पड़ी। तो वो मोमेंट सबसे बड़ा एकदम बोलते ना शॉकिंग मोमेंट रहा, कि वो मेरा भाई, मेरा दोस्त बहुत खुश था मेरे लिए। तो वो मोमेंट लाइफ का सबसे एकदम टर्निंग पॉइंट रहा, कि वहाँ से एकदम मतलब पता चला पहली बार कि दुख और तकलीफ क्या होती है। मतलब सबसे बड़ा हादसा जो मतलब तकलीफ बोलते वही रहा है। सेकंड फिर उसके बाद आसिम का हुआ जिस दिन, हाँ, आसिम भाई का। और तीसरा मेरे वाली साहब का हुआ। ये 3 हमेशा मतलब ये बहुत कभी भूल नहीं सकता। कभी भूल नहीं सकते मतलब तकलीफ। तो बबलू भाई, जैसे अभी अपना एक दौर अच्छा यूट्यूब का जो शुरू हुआ था, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से एकदम सब कुछ डाउन हो गया, व्यूज़ भी वैसे नहीं आ रहे, रेवेन्यू तक के हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसकी क्या वजह लगती कि क्यों ऐसा हुआ होगा? सर मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें, अगर एज आ मेकिंग में बोलो या कुछ और चीज़ में, बट मेरे हिसाब से तो सबसे मेन रीज़न ये होता है ना कि सर कोई भी एक चीज़ का एक पीरियड होता है, हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। जैसा हमारा फिल्मों का था, फिल्मों का एक्सपायरी डेट हुई, फिर सीडी का दौर आया, सीडी का एक्सपायर हो गया। एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी धीरे धीरे से यूट्यूब्स वगैरह भी जो हुआ है कि वो भी समेट पे रील स्पेस पे आ गया। तो लोगों को आजकल ना 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस है ना बोरिंग लगने लगे। एंटरटेनमेंट हर कोई ना शॉर्टकट में चाह रहा है, वो 30 सेकंड में 15 सेकंड में फट फट रोल करो, स्क्रॉल करो और देख लो, एंटरटेनमेंट ले लो। एक वो चीज़ है, और दूसरा कहीं ना कहीं हम भी जो कर रहे थे पिछले मतलब लगभग 5-1 साल से जो कर रहे थे, तो हमने भी उस ट्रेंड को चेंज नहीं करे। और उसकी वजह रही कि जैसा आप जो बना रहे हैं, मैं वो बना रहा हूँ, कोई और वो बना रहा है, कोई और अगर सब लोग अलग अलग बनाते तो अच्छा रहता। बट ऐसा हो गया, आपने एक चीज़ बना दिया, 50 लोग भी वही बना रहे, मैं जो बना रहा हूँ 50 लोग वो बना रहे, किसी और ने बनाया वो भी बना। तो वो मार्केट हमने ही अपने हाथों से, हमने बोले तो अदर लोगों ने, हमारे यहाँ के मतलब हमारे अपने ही लोगों ने मतलब वो चीज़ों को मतलब खुद की पैरेसी खुद ही कर ले रहे। और हो रहा क्या था, हमारे जो लिमिटेड आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट ये इसमें भी दिख रहा है, वो आर्टिस्ट वही सारे आर्टिस्ट इसमें भी दिख रहे हैं, वही इसमें हो रहा है। सिर्फ मेन लीड चेंज हो जा रहा, थोड़ा बहुत ये हो जा रहा, लोकेशन चेंज हो रहा, बाकी ऑलमोस्ट डायलॉग्स वही चल रहे हैं, कंटेंट वही चल रहा है। तो पब्लिक भी जो थी हमारी ऑडियंस की, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लोगों को मिला था मार्केट में, खानदेश का जो हमारा था, कि हमारे यहाँ पे कॉमेडी का एक बहुत अच्छा ह्यूमर है, बहुत अच्छा सेंस है, तो यहाँ के लोग जिस तरह से डायलॉग्स बोलते वो लोगों को सब अच्छा लगता था। बट वो ऐसा हो गया इतना ज़्यादा डेली, अब जैसा सब्सक्राइबर ने जिसने भी किया तो उसने 100 चैनल सब्सक्राइब किया, वो डेली ओपन कर रहा है तो उसको सारे 100 वीडियो वही दिख रहे। छोटू के गोलगप्पे तो हर किसी के गोलगप्पे दिखेंगे, छोटी पानीपुरी वाली तो हर किसी का पानीपुरी वाला, इसका ये उसका वो, तो वो इतना होता है, पब्लिक भी बोर हो गई उससे। तो ये 2-3 रीज़न रही इसकी वजह से, मतलब ये हुआ है, डाउन हुआ है, ऐसा हाँ। लगता है। हालांकि यूट्यूब पे बोलते हैं कि जैसा हमको भी लग रहा है कि अब यूट्यूब पे ऑडियंस कम हो गई पहले के मुकाबले, सर प्लेटफॉर्म उसके जो ट्रैफिक है ना थोड़ा कम हो गया, बट उसके बावजूद भी आज भी यूट्यूब पे काफ़ी जो है चल रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं आज भी। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार यूट्यूब पे अब नहीं, कुछ शायद नहीं चल हमको रहा। अपने आप पर ही मेहनत शायद करनी हमको ये है कि अब हमको नया कुछ करना पड़ेगा, जो हमने एक प्रोडक्ट जो स्टार्ट किए थे, जो हमने एक जॉनर दे रहे थे, उससे कुछ हटके अब करना है, और उसी के ऊपर आप और हम लोग तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल आगे की कोशिश हमारी ये है कि आगे चल के हम बहुत अच्छा देंगे, इससे और 10 गुना अच्छा देना पड़ेगा, तभी कुछ चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बबलू, पहली बात तो काफ़ी देर हो गई, चाय अपन कॉफ़ी पिए नहीं, तो कॉफ़ी ले लो भाई, ना तो ठंडी हो जाएगी। तो बबलू, अभी ये बताइए कि अभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है तुम्हारा? सपना तो सर ऐसे ना कि अभी बस यही क्या लाइफ अच्छे से जाए,
इस फील्ड के लिए हम कुछ ऐसा कुछ काम करें कि हमारे जाने के बाद भी आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है वो हमें याद करे, हमारे काम के थ्रू हमारा अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे। बस सपना तो सर यही है कि काम ऐसे हो कि सर जन्नत मिल जाए। बस वो तो हर मुसलमान चाहता है कि यार, और हर इंसान को यही सपना है कि अच्छे से सब घर परिवार को अच्छे से, बच्चों को अच्छे से उनकी मंजिल तक के मतलब पहुंचाए, उनको कोई चीज़ की कमी ना हो, और पीठ पीछे कोई बुरा ना बोले मरने के बाद भी। बस यही सपना है सर। और कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई फिल्म, एक ऐसी फिल्म बनाने की कोई ख्वाहिश? सर ख्वाहिश तो बहुत है। अभी तो ऐसा समझ के चलो हमने वो अभी काम ही नहीं की जो हम करना चाहते हैं। आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक बजट को लेके हम अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी काम करने के लिए एक बजट लगता है, तो हम उस बजट के अंदर ही जो भी करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे। बस ये है कि आगे चल के अगर बजट अच्छा मिले तो इंशाल्लाह सर बॉलीवुड में भी मतलब अपना एक अलग मुकाम बनाएंगे हम। तो कोई ऐसी फिल्म बनाने की तमन्ना है, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कि यार एक ऐसी फिल्म मुझे बनाना है, ऐसी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो वहाँ तक के नहीं पहुँचा सर, क्योंकि अभी तक के ऐसे नहीं कि अभी तो ड्रीम के बोलते ना, अभी शुरुआत में ना अभी तक हमने जितना भी काम किया था, फिल्म की जो टाइटल चलते हैं ना सर, तो हमने अभी तक सिर्फ टाइटल ही एंड हो रहा है हमारे, तो क्लाइमेक्स का मतलब तो बहुत टाइम है अभी। फिल्म स्टार्ट होने भी बहुत वक्त अभी है। फिल्म पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे तो बहुत सारे करने हैं, ख्वाहिशात बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये भी करे, वो भी करे, ऐसा करे, वैसा करे, बट आप फाइनेंशियली चीज़ों की वजह से हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या करे। तो अच्छा, आएगा वक्त इंशाल्लाह, आएगा बिल्कुल। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई यार, इंशाल्लाह आएगा वापस। बल्कि मुझे तो क्या लगता है ना बोला, मैं हकीकत बोलता हूँ कि यूट्यूब का जो दौर हमारा था, तो ऊपर वाले ने बीच में ना हमको इंटरवल का पीरियड दिया है कि इंटरवल है। सही। और जब फिल्म हमारे जब दूसरे स्टेप यानी इंटरवल के बाद जाएगी ना, तो वो एक बम्पर इससे पहले से बेहतर उसका दौर आएगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से भी, जरूर अपने आप पे भी भरोसा है, जरूर आएगा सर, कि हमारे लोगों में ये दम है कि हम वो दौर को उससे बेहतर वापस ला सकते हैं, और इंशाल्लाह वक्त आएगा। क्योंकि सर सबसे अच्छी बात ये है कि हमने होप नहीं छोड़े। बिल्कुल, डेफिनेटली। और बोलते ना, मंजिल पे नज़र है अपनी, हम चलते जा रहे हैं, चलते जाएंगे, और रास्ते में ब्रेकर आएंगे, ऊपर नीचे होते रहेगा, थोड़ा गाड़ी की स्पीड कम होगी, बिल्कुल, कई पैर कर थक के बैठना पड़ेगा, कुछ होगा, बट मंजिल पे चलना है, बस मंजिल पे ध्यान है हमारी, हम वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो नए लड़के जो आजकल आ रहे हैं फिल्मों में, जो हमारे यहाँ पर भी और भी, यानी बॉलीवुड में भी बहुत से नए लड़के आते हैं काम के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर ऐसे बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि आप अपनी काबिलियत पहचानो सबसे पहले। अगर आप में जो भी टैलेंट है, आप आर्ट से रिलेटेड अगर कोई टैलेंट है, अगर आप में सिंगर अच्छे हो, आप लिरिक्स राइटर अच्छे हो, आप म्यूज़िक अच्छे बनाते हो, या डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, या कैमरामैन हो, या एडिटर हो, जो भी, आप अपने आप को पहचानो सबसे पहले तो, कि आपके अंदर बेस्ट क्या है, और जो बेस्ट है उसी के ऊपर पूरा फोकस दो, उसी के अंदर करो, तब आपको मतलब वो एक मुकाम मिलेगा। अगर आप ये भी करने लगे, वो भी करने लगे, ये 17 जगह अगर अपने आप को डाइवर्ट कर दे, तो सब हर चीज़ बोलते ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो वो चीज़ नहीं हो पाएंगी। इसलिए अपना फोकस एक ही चीज़ पे रखो, और अपने आप के पहले तो काबिलियत पहचानो कि तुम में क्या है, तुम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, उसी को करो, और अच्छी ईमानदारी से करो, फुल लगन से करो, इंशाल्लाह वक्त आएगा आपका, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको कामयाबी मिलेंगी, और आप अपना एक मुकाम बना लोगे। तो बबलू भाई, अभी तक के तकरीबन सभी आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया मालेगांव के, तो आपके कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट जो आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी एक्टिंग को, जिनकी अदाकारी पसंद आती है, ऐसे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? अपनी इंडस्ट्री के या बॉलीवुड के? अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपने यहाँ के तो काफ़ी बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, जिसमें से मेरा नंबर 1 फेवरेट तो हमेशा रहा है आसिफ अलबेला, जेनिया। उनके सामने काफ़ी काम भी किए, वो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे। उसके अलावा भी अपने मेरे साथ जो रेगुलर काम कर रहे, जैसा रऊफ टर्रिया चीज़ा, हाँ, वो भी कोई भी कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर में घुस जाते, अगर नहीं भी घुस पाए तो भी फाड़ फोड़ के घुस के वो बराबर अपने आप को उसमें मतलब ढाल लेते। मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, मतलब कोई भी मतलब बोलते ना,
कितना कैसे भी, हाँ मतलब बोलते ना भारी से भारी हल्के से हल्का भी रोल कर लेता, मैं उनको वो रोल ही करवाता हूँ। कभी कभी वो बोलते यार मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता नहीं आप ये करो, तो फिर वो बोलते बस आपने बोल दिया ख़त्म हो गया। और वो आदमी वो पूरा निभाता मतलब है ईमानदारी से और ये करता है। और हमेशा मेरे साथ तो वो पूरा मेरे यूट्यूब की पूरी जर्नी में वो मेरा साथ राइटर ही भी रहे, हाँ, रहे वो, बिल्कुल सही। और शाना बाशाना रहते हैं, पूरी हेल्प करते हर जगह, भाग दौड़ में, इसमें उसमें। तो वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, राइटर भी है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। प्लस छोटी है अपनी, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कल्लू बनारसी है, वक्की है, अपना समद है अपना, समद है अपना, मोटा अपना नाना है, नानेश्वर है। हाँ बाकी अदर और भी जितने भी है सभी मतलब मालेगांव में, बट मैं इन लोग के साथ ज़्यादा काम करता हूँ तो इसके लिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। बाकी अदर ये भी है, उसमें आप भी हो सर। हाँ, मैं तो कभी कभी नजर आने वाला हाँ नहीं आप कभी कभी नहीं, आप हर जगह नजर आते हो पर्दे के पीछे। तो बबलू भाई, शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं मेरी दोनों थी सर, लव कम अरेंज थी, मतलब लव को अरेंज अच्छा, कर इन्हें फारानी सर ने एक बार जवाब दिया था इस बात का, मतलब सर आपकी शादी लव मैरिज थी अरेंज थी? बोले लव करके अरेंज कर लिया था, ये अरेंज करके लव किया था, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। बड़ा प्यारा जवाब दिया था उन्होंने। नहीं मैंने भी लव करके अरेंज किया ऐसा तो मतलब घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था या हो गया था इजीली? नहीं पहले तो शुरुआत में होता है अपने, मतलब थोड़ा एतराज़ होता है, बट बाद में धीरे धीरे मान जाते हैं। और शायद रिश्तेदार में भी है ना वहाँ हाँ तो मेरा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आया एक्चुअली, बट ये था कि हाँ वो वक्त था तभी एतराज़ था, क्योंकि हम कुछ काबिलियत थी नहीं, कुछ काम कमाते धमाते नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो वो टाइम पे था थोड़ा। बाद में फिर मान गए घर वाले, फिर सब हो गया। तो बीवी से कितना डरते आप? जितना आप डरते नहीं, यानी ये उल्टा जवाब मत दो, एकदम हकीकत सच्चाई बयान करो यहाँ पर। तो सर मैं अभी ये बोल के इंटरव्यू वो देखेंगी तो मैं क्या बोलूँ अभी, बताओ आपको डरता हूँ ना भाई, हर कोई डरता है। हर कोई डरता। तो चलो, थैंक यू सो मच बबलू है, आज इतना वक्त देने के लिए भाई हमको। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर, आपकी जर्नी के बारे में सुनकर हमारे नई बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी और ये वीडियो उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों मेरी भी यही चीज़ है कि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे हमको हमारे यहाँ की इंडस्ट्री वाले, यहाँ के मालेगांव के लोग, हमारे आर्टिस्ट, इन सभी को सबकी एक मतलब कहीं ना कहीं लाइफ की एक जर्नी होती है डेफिनेटली, बट वो जर्नी हम अपने तक की रहती, बट आपने जो प्लेटफॉर्म दिया ये पूरी मतलब पूरी दुनिया को जा रही है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू और अल्लाह आपका शो और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ बबलू है कि इसमें आर्टिस्ट ही नहीं, हमारे शहर के सनतकार, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर्स, जो भी लोग अपने अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। आपने तो देखा, मैंने काफ़ी लोग बड़े बड़े शख्सियत को आपने बुलाया, और कोशिश कर रहा हूँ आगे भी मैं इंशाल्लाह आपका ये शो हमेशा कामयाब रहे। शुक्रिया। और आपका है भी वैसा, आज मतलब व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं आपके। हाँ इंशाल्लाह करम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि बबलू भाई की बहुत सारी बातों से आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। और एक ख़ास बात, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल अकरम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर से। गुड बाय।